नमस्ते साथियों, आई स्पीसीज वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में टीजीटी की और पीजीटी, इससे पहले टीजीटी की मैंने वीडियोस डाली थी, लेकिन कुछ साइंस के प्रश्न रह गए थे और अदर सब्जेक्ट की हिस्ट्री वगैरह के, जिसके प्रश्न बदलने के उसके उत्तर बदलने की संभावनाएं हैं। तो कुछ प्रूफ्स भी हैं, उसको मैं दिखाऊंगा। तो किस प्रश्न पे आप आपत्ति कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते हैं, कौन से प्रश्न क्यों डिलीट हुआ है, सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पीजीटी के प्रश्नों से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बीच में कुछ टीजीटी के भी आ जाएंगे, तो ये मत करिए क्योंकि साथ में आंसर किया है, मिक्स कभी कभी हो जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा दोनों को सेपरेट करके दिखाने की। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपत्ति होगा, साक्ष्य वगैरह, मैं वहीं पे आपको पोस्ट करूंगा, आप भी कर सकते हैं, हम लोग कंप्लेन रेज कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के कौन सा है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कमेटी की स्थापना की थी। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी कहा जाता है इसकी। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, किसने स्थापना की थी। तो ये सही है कि इसका स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो बहुत सारे लोग राजेंद्र प्रसाद पे क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में एरर कहाँ है, क्वेश्चन डिलीट किया गया है। क्यों डिलीट किया गया है? क्योंकि इसकी जो सम्मेलन हुई थी ये 1920 में भागलपुर में हुई थी, जिसकी अगुवाई किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। लेकिन इसकी स्थापना जो था 1908 में किया गया था। और आपके टीआरई के एग्जाम में ये सवाल ऑलरेडी पीछे पूछा जा चुका है, मैं दिखा दे रहा हूँ। और इसीलिए यहाँ पर गलती डाटा ही दे रखा है कि किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कमेटी कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। यहाँ पर 1908 होना चाहिए, तो 1920 में इसका स्थापना हुई ही नहीं थी। इसीलिए इसको क्या ले लिया है, आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। तो इसीलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। इसका रीजन आप जान लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको ऑलरेडी बिहार उच्च माध्यमिक टीजीटी केमिस्ट्री में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है 26 अगस्त को कि इन विच ईयर वाज द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म विथ इट्स हेडक्वार्टर एस पटना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? करेक्ट आंसर 1908 था, यानी कि इसकी स्थापना। और केबीसी नैनो में भी हमने पढ़ाया है, या फिर अपने बिहार स्पेशल वाले वीडियोज में बताया कि 1908 में बिहार प्रोविंशियल कमेटी की स्थापना की गई थी। इसीलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कह रहे कि मार्च 1946 में कौन से कमीशन भारत आया था। तो कोई कमीशन नहीं था, वो मिशन था। वो साइमन कमीशन तो 1928 में आया था, वो अलग है। ये मिशन था, यहाँ पे कमीशन लिख रखा है, इसीलिए इस प्रश्न को भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। कैबिनेट मिशन था, ना कि कमीशन था वो। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रश्न को क्या कर दिया है, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। एक ये प्रश्न दिख रहा होगा कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच अंतर छाछठ है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात है। तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2x कितना होता है? 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 66। यहाँ से 22 निकल के आ जाएगा। दो संख्याओं का क्रमशः निकालिएगा तो 22 दूना का 44 और 22 बचे 110, यानी 44:110 होगा। कई लोग कह रहे हैं सर इस पर आपत्ति करें, नहीं मत करिएगा मेरे भाई। इसका आंसर 110-44 नहीं होगा, क्योंकि क्रमशः क्या होगा, 44 पहले जो अंक दिया उसी को लिया जाता है एज ए रूल। तो क्या होगा, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रश्न एक टीजीटी का है आपका। ये प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब गलत दिया गया है। भारतीय वन सेना निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। एनसीईआरटी का मैं साक्ष्य दिखा रहा हूँ, पढ़िएगा। यहाँ पर 9th क्लास का एनसीईआरटी 1864 में भारतीय वन सेना की स्थापना की गई थी। 1865 में भारतीय वन अधिनियम सूत्रबद्ध करने में सहयोग किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1864 होगा, जो कि आयोग के द्वारा नहीं दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1864 इज करेक्ट आंसर। एक ये वाला प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा, तो इसका भी आयोग ने सही आंसर दिया है। इस पे भी लोग आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी 10th क्लास का क्वेश्चन है, किस शब्दकोश में लिखे गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो वो था आंसर 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का क्या उत्तल लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। वो बहुत सवाल पूछा गया, क्योंकि लेंस जब उत्तल होगा तो उसमें इमेज बड़ा बनेगा, क्योंकि छोटे शब्दों को पढ़ना है। और जितना फोकस दूरी कम होगी उतना ही क्या होगा, आपका पावर उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, यानी कि डायप्टर में चेक करेंगे तो यहाँ 5 सेंटीमीटर उत्तल होता, तो करेक्ट आंसर सी होता। तो बिल्कुल ये आयोग ने सही आंसर लिया है। दिखा देता हूँ इसको। इस प्रश्न को देख सकते हैं कि 10th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 लाइट में दे रखा है कि एकदम सेम क्वेश्चन है। किसी शब्दकोश को पढ़ने पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे? ऑप्शन होगा सी, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। बस यहाँ पे अवतल लगा दिया है, तो आयोग ने आंसर उसका सही लिया। एक ये वाला प्रश्न दिख रहा होगा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंधित था। तो होम रूल आंदोलन से इसमें कह रहा है आयोग उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू का उतना इसमें योगदान नहीं था। तो अगर आप चाहें तो इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें
ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सबका योगदान था, इसका मतलब है। लेकिन सरोजिनी नायडू का डायरेक्टली योगदान नहीं था, तो आप उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ आप जा सकते हैं, इस पर कंप्लेन रेज कर सकते हैं। कई लोग इस प्रश्न को दिखा रहे हैं कि सर इस पे इसका भी आंसर, इसीलिए कहता हूँ कि बस लूसेंट पे डिपेंड मत करिए, लूसेंट वगैरह पढ़िएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी में बार बार जब पढ़ाता था, बोलता था कि नए बुक में अपडेट करके झिंझिवाड़ा करके देता है जो 1600 से ज़्यादा है, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में 1500 मीटर का आपका कौन सा महेंद्र गिरी ही दिखाता है। देख लीजिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साक्षी के रूप में यहाँ लिखा हुआ है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, महेंद्र गिरी 1500 मीटर है, किसी का जिक्र नहीं किया गया। और दिखा दे रहा हूँ, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसके प्रैक्टिस में एनसीईआरटी का कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो महेंद्र गिरी है। और लूसेंट में क्या दे रखा है देखिएगा, यहाँ पर देखिए साथियों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंझिगड़ा है 1690 मीटर, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश में आरमाकोंडा है जो 1680 मीटर है, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। यानी तीसरी ऊंची चोटी बताता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आयोग ने आंसर लिया है और आयोग ने बिल्कुल सही आंसर लिया है। एक प्रश्न आपके ये टीजीटी का साइंस का है, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर एज ए CO2, मतलब कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न वापस जाता है। तो इसका आयोग ने रेस्पिरेशन लिया है, श्वसन लिया है। और कई लोग कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस, लेकिन आज मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि फोटोसिंथेसिस में जब खाना बनता है उस समय CO2 रिलीज नहीं होता, बल्कि ये क्या करते हैं, श्वसन के समय पौधे जो श्वसन करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ना कि फोटोसिंथेसिस में। तो ये तो कभी होगा नहीं, डिकेड में थोड़ा बहुत, डिकेड में भी उतना नहीं होता है, कोई चीज़ें जलता है, तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन आप चाहिएगा तो आपके हिसाब से अगर करना है मोर देन 1 पे तो आप कर सकते हैं ऑब्जेक्शन, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर नहीं चेंज होने वाला है, फिर अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। हाँ, एक प्रश्न ये दिख रहा होगा कि फॉलोइंग इज द एप्रिसिएट यूज ऑफ काउ डंक, मतलब कि गौमल से हम लोग क्या कर सकते हैं, गोबर कह सकते हैं, उससे क्या। तो इसका आंसर दिया है, मैन्योर दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है कई लोग कह रहे हैं कि फ्यूल हो सकता है। तो फ्यूल देखिए, इसलिए फ्यूल इसमें आप जा सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ, लेकिन ईंधन जो है ना, ईंधन के रूप में भी हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल के साथ, तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, चाहिए तो, ठीक है, मोर देन 1 के साथ। और आपको जो भी प्रश्न लगते हैं कि ये विवादित है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहाँ से अपने प्रूफ भेजिएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रूफ पे मैं काम करने की कोशिश करूंगा और मैं भी कुछ साक्ष्य दूंगा और ऑब्जेक्शन रेज करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न और रह गए हैं साथियों, जिसको बार बार बच्चे कमेंट्स करें, मैं सोचा इसी में ऐड कर दूं कि श्रीलंका भूटान से उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। ये चावल सही आंसर है, मानिए गेहूँ नहीं है, ठीक है। श्रीलंका में मुख्यतः, भूटान में मुख्यतः चावल और मक्का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, गेहूं को नहीं माना जाता है। अगर साक्ष्य होगा तो आप भेज सकते हैं भरे, लेकिन चावल करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला देखिए, एक ये प्रश्न दिख रहा होगा कि श्रीलंका अति संपन्न की बात कर रहा है, तो ना कोयला होता है श्रीलंका में उतना, ना सोना होता है, ना लौह अयस्क होता है। ये लौह अयस्क के साथ आप लोग कह रहे हैं तो नहीं होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रत्न और ग्रेफाइट वगैरह, बस 2 चीज़ें क्या होती है श्रीलंका में होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके हित में जो चीज़ें होता है नहीं बताता हूँ, ज्योग्राफी का टीचर हूँ स्पेशली, मुझे ये चीज़ें पता है। तो अब जाके सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। नमस्ते साथियों, ISPCS वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। आपके आंसर की जारी हो चुके हैं और जो कुछ प्रश्नों के आंसर हमको लगा कि स्टूडेंट के हित में हो सकता है, मैं सोचा कि एक वीडियो बना के इसको पोस्ट कर लूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, ठीक है। और हमने भी देखा कि जहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए वहाँ चुकना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो आयोग के द्वारा थोड़ा सा उसके आंसर इधर उधर दिए गए हैं, बाकी एक प्रश्न को डिलीट भी किया गया है। तो इससे क्यों ऐसा किया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा इस पर जिक्र करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अब बताइएगा भी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आगे के जो भी है अगर PGT वाले देख रहे होंगे तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, उनका भी मैं क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किन किन प्रश्नों पर आपके आपत्ति दर्ज करने की संभावनाएं बनी है और किस पे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगा जहाँ पे मुझे प्रूफ मिल सका है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप या फिर प्रायद्वीप, तो उपमहाद्वीप टर्म भी यूज़ किया है, ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगेगा कि उपमहाद्वीप की वजह से क्वेश्चन को डिलीट किया गया है,
तो एक बार भारतीय उपमहाद्वीप भी क्वेश्चन में यूज़ किया जा चुका है और इसका आंसर गोंडवाना लैंड ही होगा। जैसे कि पता है कि भारतीय टोटल पहले था जो पूरा अर्थ को ये पेंजिया हुआ करता था, और पेंजिया जो था बाद में चल के दो भागों में टूटा। एक उत्तर वाले को हम लोग अंगारा लैंड और दक्षिण वाले जो टूटा उसको हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और इसी गोंडवाना लैंड का भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, बस नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन एशिया जो है अंगारा लैंड का भाग है। इसका आपको देखिएगा 11th क्लास में तो मैंने देखा तो इसके बारे में डिटेल में नहीं दिया गया था, लेकिन 9th क्लास में इसके बारे में कुछ दिया गया है। उसको आप एज ए प्रूफ आप लगा सकते हैं विथ पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ, और क्लास भी बता दूंगा। कहिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, मैं उसका कवर पेज भी भेज दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो लास्ट में कहे तो हम ही आपत्ति दर्ज कर देंगे। चलिए तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th में ये चीज़ें दी गई है, और इसमें पेज नंबर 8 आपका है, उस पर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी का साक्ष्य है कि सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग, जिसको उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक को शामिल किया जाता है। ऐसे इधर उधर का साक्ष्य नहीं है, एक इसका साक्ष्य आपके एनसीईआरटी का साक्ष्य है। तो इस साक्ष्य के साथ आप आंसर इसका क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि इस प्रश्न को डिलीट क्यों किया गया है। क्योंकि डिलीटेड प्रश्न पे मैक्सिमम लोग जो आंसर इसका सही किए होंगे उनको नुकसान जा सकता है, क्योंकि आपने तो हो सकता है 119 नंबर पे मार्क्स कैलकुलेट हो, जिन्होंने इसका आंसर गलत दिया होगा उनको भी 119 नंबर पे ही मार्क्स कैलकुलेट होगा। तो जिनके ये सही प्रश्न है वो लोग को ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, क्योंकि आपके मार्क्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा सा आप आपत्ति दर्ज यहाँ पर कर सकते हैं। इसका मैं कवर पेज टेलीग्राम पे भेज दूंगा। पेज नंबर 8 फिर से सुनिए, चैप्टर नंबर 2, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 9th क्लास का है, आप जाकर एक बार मिला सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। एक ये वाला प्रश्न है कि मामलुक यानी कि दास वंश का अंतिम शासक कौन था। संशोधन क्यूमर्स जो था दास वंश का अंतिम शासक था। जैसे पता है कि बलबन के बाद से दिल्ली सल्तनत जो था कमज़ोर होने लगता है धीरे धीरे। और मैंने अभी चेक किया आपको, मध्यकालीन भारत जो है राजनीति, समाज और संस्कृति, जो कि आपकी किसकी, सतीश चंद्र की किताब है, और ये 11th क्लास के एनसीईआरटी लिखे हुए हैं। और इसमें इसके बारे में कुछ डिटेल में नहीं दिया गया, बस ये कहा गया कि बलबन के ख़त्म होने के बाद से देखिए इसका लाइन भी मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, देखिएगा। लेकिन आपके तो ऐसा कोई एनसीईआरटी का साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है इसका। कह रहे कि 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में फिर से एक समय अव्यवस्था फैल गई, और उसके जो भी उत्तराधिकारी नियुक्त होता है, क्या होता है, आपके बलबन का नियुक्त हुआ कोई भी उत्तराधिकारी शाहजहां मंगलों से की लड़ाई का मारा गया। उसके बाद से जो भी इसके होते हैं उत्तराधिकारी क्या होते हैं, कोई भी काम का नहीं होते। इन कारणों से जलालुद्दीन खलजी के नेतृत्व में खलजी कुलकों के एक पुत्र 1290 में बलबन के अधिकारियों को उखाड़ फेंका, और इसके बाद से खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। अभी मैंने पूरा पीछे दिल्ली सल्तनत भी देखा और हमने पढ़ा भी है इसको, कहीं पे भी आपको न क्यूमर्स का न केकोबाद का दिया है। तो एनसीईआरटी के साक्ष्य खोजिएगा तो इसका मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि न्यू वाली एनसीईआरटी जो आई है, तो न्यू वाली एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है वो प्राचीन भारत का, अगर कहिएगा आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं उसमें मैं खोजने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वो फैक्ट इसमें दिया हो, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी भी अच्छी है, इसकी भी साक्ष्य दिए जा सकते थे, लेकिन इसमें कुछ जिक्र नहीं किया गया। लेकिन क्राउन की किताब में दिया गया। अब अभी मत कि क्राउन साक्ष्य नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन एक ऐसे नॉर्मल मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस बुक में मिला नहीं हमसे। यहाँ पर देखिएगा कि 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और नए खिलजी वंश की क्या करी, स्थापना की। कुछ समय बाद केकुबाबाद लकवाग्रस्त हो गया और तुर्क सरदारों ने उसे उसके अवधि पुत्र क्यूमर्स को सिंहासन पर बैठा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि केकुबाबाद जो है ये आपके इससे पहले है, और उसका बेटा जो है क्यूमर्स है। ऐसे कहानी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि केकुबाद जो है वो क्यूमर्स का पिता रहता है, ठीक है। तो क्यूमर्स बाद में आता है, तो इसीलिए इस अपने उत्तराधिकारी आपको गूगल भी करिएगा तो क्यूमर्स ही निकल के आएगा। कई जगह ये प्रश्न वनडे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, लेकिन ये कहीं इसका साक्ष्य हमको मिला नहीं। नए वाला एनसीईआरटी में खोजने की कोशिश करूंगा जब आपत्ति दर्ज करना होगा। तो एक ये वाली प्रश्न है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार संगठित किसने किया। तो देखिए, देश के बाहर अस्थायी सरकार अगर कहता सुभाष चंद्र बोस तो समझ में आता। राजा महेंद्र प्रताप ने भी अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार की स्थापना किया था।
और ये इनका सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन रास बिहारी बोस सबसे पहले कह रहा है। समझ में नहीं आ रहा। देखिए, या तो इसका आंसर सी लेना चाहिए या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक लेना चाहिए, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। तो इसका साक्ष्य मैं खोजूंगा, अगर कहिएगा आपको ऑब्जेक्शन इस प्रश्न का होगा तो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि रास बिहारी बोस किसी ने लगाया है तो बताइएगा कमेंट करके। और जिनको लग रहा है इस प्रश्न पे हमको आपत्ति करना चाहिए, वो भी लोग बताइएगा। इसका मैं साक्ष्य खोज के इसको आपत्ति करने की कोशिश करूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप फिर से कह रहा हूँ कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके साक्ष्य मिलेंगे मैं आपको दूंगा, और आपको कुछ मिलेंगे तो आप हमको दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। एक ये वाला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो मैंने कमेंट में बताया भी था, इसका आंसर सही लिया गया है केटू। कई लोग कह रहे हैं कि सर केटू जो है पीओके वाले क्षेत्र में है। उस समय भी हमसे कई बार पूछा था आपने, ऑनलाइन क्लास में भी मैंने लाइव में बताया था ये बात कि देखिए भारत का बोले ना तो क्या हो जाएगा, केटू हो जाएगा। ऑफ इंडिया तो केटू होगा, लेकिन इन इंडिया का है तो कंचनजंगा होगा, क्योंकि पीओके का क्षेत्र ऐसे नॉर्मल रूप में भारत कहता है कि हमारा है, लेकिन इन इंडिया का मतलब एकदम भारत के क्षेत्र अधिकार में नीचे जो है भारत के क्षेत्र में स्थित है उसके बारे में। तो ये आंसर सी वाला केटू मेरे ख्याल से सही है। इस पे आपत्ति दर्ज करने से कोई फायदा नहीं है। अब ऐसा मत कहिए कि आपने आंसर एग्जाम दिया है और आपको पता होगा। मैं क्या करता हूँ, एग्जाम मैं नहीं देता हूँ टीआरई वगैरह का, ठीक है, तो आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कोई नहीं है, मैं आप लोगों के लिए जो कर रहा हूँ, अगर आपने इसका आंसर कंचनजंगा लगाया होगा आप आपत्ति करेंगे, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन इसका केटू आंसर दिया है आयोग, और मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि आयोग तो बाद में दिया, हम पहले इसका आंसर आपको बता चुके थे। और लोगों ने पूछा भी था कि सर क्या लेगा, तो हमने बोला था केटू लेगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर भी डिबेट किए थे, ठीक है। लेकिन तो इसका करेक्ट आंसर केटू ही होगा। ये वाला प्रश्न है तो मुझे तो लग रहा है कि मैक्सिमम लोग यही लगाए होंगे, ठीक है। आपने लगाया है तो कोई बात नहीं है, जिन्होंने लगाया है वो ऑब्जेक्शन मत करिए। लेकिन अगर जो चाहते हैं कि अगर आपके मार्क्स बढ़े और आपने लगाया है तो 82 डिग्री 30 मिनट पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 82 पॉइंट ये 82.5 इसलिए ले लिया है ना, मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि इससे यहाँ पर डिग्री नहीं लिया है, ठीक है। लेकिन यूँ कहा जाए तो डिग्री जो होता है 30-60 पे ही लेते हैं हम लोग। तो इसको जो है आप 82 डिग्री 30 मिनट के बिहाफ पे आप एनसीईआरटी में कहीं भी 82.5 ऐसे नहीं लिखा है, तो 82 डिग्री 30 मिनट के बिहाफ से आप ऑप्शन ई के साथ ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। इसका मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी में 82.5 सर ऐसे ही लिखा हुआ, नहीं मेरे भाई, 9th का एनसीईआरटी भी देख लीजिए और 11th का भी एनसीईआरटी लिख लीजिए, कहीं इस तरह के आपका कोई जिक्र नहीं है, बस 82 डिग्री 30 मिनट का ही जिक्र होता है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और क्लास में बार बार कहता हूँ कि ऐसे प्रश्न है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। ये रही 9th की एनसीईआरटी, यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय या उत्तर माना जाता है। ये कंफर्म आपको दिख रहा होगा। और एक और है, मैं जिसको और दिखाता रहा हूँ, 9th क्लास का एनसीईआरटी था, 11th का पढ़ लीजिए। यहाँ पर यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का यम उत्तर माना जाता है, जहाँ से भारत की समय डिसाइड किया जाती है, और भारत के मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये प्रश्न है तो आप देख लीजिएगा। आपने अगर नहीं लगाया हो तो अलग बात है, आप मत करिएगा। लेकिन जिनको लगता है कि उन्होंने 82 डिग्री 30 मिनट के बिहाफ पे ई लगाया है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। एक ये वाला प्रश्न था कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बदायूं होना चाहिए, लेकिन आयोग ने ग्वालियर दिया है। तो इसका भी प्रूफ अगर कहिएगा तो टेलीग्राम पे मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो आप कमेंट करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यही सारे प्रश्न हैं। बताइएगा कि आपको और भी प्रश्नों पे अगर डाउट लग रहा है तो उसको कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके बताइएगा। मैं ज़रूर इस पर क्या करूँगा, अगर हो सकेगा तो मैं करूँगा, ठीक है। आपत्ति के लिए आपको इसका साक्ष्य खोजने की कोशिश करूँगा। सेशन कैसा लगा बताइएगा, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, शुभ रात्रि।